नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के बाद पीएम मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने में व्यक्तिगत सहयोग और उदारता के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, साथ ही इसे और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक के बाद भारत और UAE के बीच कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि की। भारत और UAE के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा समझौते से जुड़े अंतर सरकारी फ्रेमवर्क, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अभिलेखागारों और संग्रहालयों के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत करते हुए भारत के UPI और UAE के AANI को आपस में जोड़ने से संबंधित समझौता भी किया। दोनों देशों के बीच घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को भी जोड़ने की शुरुआत हुई। द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती को सराहते हुए पीएम मोदी ने UAE को अपने घर जैसा बताया। 2015 से प्रधानमंत्री की यह संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति नाहयान के भारत के प्रति निकटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अबू धाबी में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अबू धाबी में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर लोगों का उत्साह आसमान से बातें कर रहा था। पूरी फिजा भारत माता के जयकारे और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। लोगों से मिले इस अपार प्रेम और स्नेह का पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के अबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित के लिए पहुंचने पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि UAE ने मुझे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का, आप सभी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। UAE 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोनों देश काफी सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के सहयोग से UAE को अपनी घरेलू कार्ड प्रणाली को तैयार करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही UAE में UPI शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीयों का अभिवादन किया। वे जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जीप में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज दौसा में बालाजी मंदिर में आरती में शामिल होने के बाद दोपहर 2 बजे बेड़ेश्वर धाम में हरि मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वह बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के वलसाड़ जिले के धरमपुर में राज्य के जनजातीय समूहों के 200 से अधिक सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में विशेष से कमजोर जनजातीय समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है।
केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही ऐसे तत्वों से बचने के लिए भी कहा है जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 2 दिन और बढ़ा दिया है। इधर दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली से सिटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज सुबह से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर नियमित रूप से गश्त करने में जुटे हुए हैं। अंबाला छावनी व शहर सहित जीटी रोड पर अनेक स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनने जा रही हैं। वह आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए आज राजस्थान से नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं। राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से घोषित उम्मीदवार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा रविवार को कर दी गई थी। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध को लेकर पेंटागन ने बयान जारी किया है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध बहुत अच्छे हैं। उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने पाकिस्तान में संपन्न हुए चुनाव को लेकर भी बात की। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आज यूएनएससी ओपन डिबेट में हिस्सा लिया। विश्व स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा। खाद्य सुरक्षा की मजबूती को बताते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के जवाब में विश्व स्तर पर कार्रवाई उन्मुख कदमों का समर्थन करने में सबसे आगे रहा है। संदेश खाली की घटना को लेकर भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। बशीरहाट के एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार, पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद सुकांत मजूमदार को रिहा किया। सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस संविधान को नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों के निर्देश मानती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लागत की 38 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले में रूपा पब्लिकेशन के स्टॉल पर गए। डॉक्टर मांडविया ने अंग्रेजी में फर्टिलाइजर द फ्यूचर ऑफ हिंदी और उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह नाम की एक किताब लिखी है। मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा देश बना जिसने क्रांतिकारी नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में सफलता अर्जित की। नैनो डीएपी सहित कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की कहानी भी किताब में बड़े रोचक ढंग से बताई गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज ग्रेटर नोएडा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और कपड़ा मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के कटक जिले में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गांव चलो अभियान में हिस्सा लिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की प्राथमिकता है कि गांव देहात भी शहरों की तरह विकसित हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और काशी रोपवे का स्थलीय निरीक्षण किया। बनभूलपुरा में अतिक्रमण स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी और घोषणा के 24 घंटे के अंदर चौकी का हुआ उद्घाटन। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों ने किया उद्घाटन। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान ध्यान कर रहे हैं।
आज कई शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ महाकाल की विशेष आरती की गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। साथ ही बनारस में भी बसंत पंचमी का पर्व आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आकाशा एयर ने कहा कि वह मुंबई और बेंगलुरु के बीच 4 दैनिक उड़ानें करेगी रद्द। मुंबई हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने के लिए जारी सरकारी दिशा निर्देशों के बाद उड़ानें रद्द करने का किया गया फैसला। नागर विमानन मंत्रालय ने मुंबई हवाई अड्डे के संचालक MIAL को निर्धारित उड़ानों की संख्या में कटौती करने और निजी जेट संचालन को भी सीमित करने को कहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 59% बढ़कर 113.56 करोड़ रुपए रहा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को दिए गए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुराने कर्जों की वसूली नहीं की है। वित्त लेखा 2022-23 पर आई कैग की रिपोर्ट कहती है कि पुराने कर्जों में से कुछ 1977 से ही लंबित पड़े हुए हैं। इनमें से कई कर्ज राज्य सरकार के ही विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पावर लिमिटेड और डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जिया एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2 गुना बढ़कर 58.54 करोड़ रुपए हो गया। दिग्गज खुदरा विक्रेता वॉलमार्ट ने अपने वैश्विक परिचालन के लिए बीते 2 दशकों में भारतीय बाजार से $30 अरब से अधिक मूल्य के उत्पादों की खरीदारी की है। वॉलमार्ट इंक की कार्यकारी उपाध्यक्ष इंड्रिया अल्ब्राइट ने कहा कि अब कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2027 तक भारत में माल की खरीद को तिगुना कर $10 अरब प्रति वर्ष करने का है। मेटी के सचिव एस कृष्णन ने भारत में बने मल्कीवे टैबलेट की पेशकश के मौके पर कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,269 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शक्ति भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशलाइजेशन वाली फिनटेक फर्म पेटीएम ने कहा कि उसके QR कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे, जिससे व्यापारियों को 29 फरवरी 2024 के बाद भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल लिमिटेड और देश की सबसे बड़ी सिटी गैस ऑपरेटर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आयोजित ई नीलामी में अधिकतर कोयला सीम गैस को हासिल कर लिया है।
गेल ने नीलामी में 6.3 लाख MMSCMD गैस, जबकि IGL ने 1.4 लाख MMSCMD गैस हासिल की। अनुबंध के तहत गैस आपूर्ति 1 अप्रैल से शुरू होकर 1 से 2 वर्ष के लिए की जाएगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रमुख देबाशीष पांडे ने कहा कि बीमा कंपनियों को 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण को वास्तविकता रूप देने के लिए बाधाओं को कम करने की जरूरत है। शनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा 60 दिन और बढ़ा दी है। स्पाइस जेट शारजाह स्थित स्काई वन और अफ्रीकी महाद्वीप केंद्रित फर्म साफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स सहित 3 कंपनियों ने गो फर्स्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी इंडोनेशिया के लिए आज की तारीख बेहद अहम। आज न केवल एक नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन होगा, बल्कि संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी चयन होने वाला है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के देश में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अंतिम तैयारी कर ली गई है। 20 करोड़ से अधिक मतदाता नए राष्ट्रपति और कई विधायी सांसदों पर फैसला करने वाले हैं। दावेदारों में सबसे बड़ी पार्टी के गंजर प्रणोवो और स्वतंत्र अनीस बसवेदन हैं। दोनों 50 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व गवर्नर हैं और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो 72 वर्षीय पूर्व विशेष बल कमांडर हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए तीसरा प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा। हालांकि पश्चिम वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 30 मिलियन से अधिक लोगों को तूफान की चेतावनी दी गई थी। अमेरिका, इजरायल, मिस्र और कतर के वार्ताकार काहिरा में इजरायल हमास युद्ध का समाधान निकालने में विफल रहे। इस बीच इजरायली टैंकों ने रफा के पूर्वी इलाकों में सोमवार को रात भर गोले बरसाए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बीते 24 घंटे में 133 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी और मध्य गजा में बीते 24 घंटे में संघर्ष के दौरान दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया है। इसमें रफा से सटे शहर खान यूनिस के 30 लोग शामिल हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इजरायल के 7 अक्टूबर के बाद से जारी हमले में अब तक 28,473 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि 68,146 लोग घायल हैं। पूर्वी तुर्की में सोने की खदान में भारी भूस्खलन के बाद 9 खनिक लापता। भूस्खलन की जानकारी तब मिली जब तुर्की के एक सांसद मुस्तफा सरीगुल ने एक्स पर वीडियो साझा किया। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि बचावकर्मी लापता खनिकों की तलाश में लगे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने पीछे हटते हुए छोटे भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PMLN की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से राजकोट के मैदान पर। फिलहाल सीरीज 1-1 से है बराबर। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में आयोजित होने वाला 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का 100वां टेस्ट मुकाबला होगा। हालांकि बेन स्टोक्स का कहना है कि उनके लिए यह मायने नहीं है कि वह 100वें टेस्ट में उतरने जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेन में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष वर्ग में भारतीय युवा निशानेबाजों ने क्लीन स्वीप करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लड़कियों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल हुआ। ईशा अनिल ने स्वर्ण तो संभवी शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पिछले साल भारत में आयोजित हुए वनडे विश्व कप के बाद पहली बार कीवी टीम में शामिल हो गए हैं। बोल्ट को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 सीरीज के लिए टीम के साथ जोड़ा गया है।
बोल्ट दूसरे और तीसरे T20 में टीम के साथ होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन को श्रीलंका के विरुद्ध T20 और एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह पर टीम में नजमुल हुसैन को टीम के साथ जोड़ा गया है। यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लीग के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने आरबी लाइप्जिग की टीम को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की ओर से ब्राहिम डाइस ने एकमात्र गोल मैच के 48वें मिनट में किया। यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लीग के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एफसी कोपेनहेगन की टीम को 3-1 से हरा दिया। मैन सिटी की ओर से केविन डी ब्रून, बर्नार्डो सिल्वा और फोडेन ने गोल किए, वहीं कोपेनहेगन की ओर से एकमात्र गोल मैटसन ने किया। रियल मैड्रिड की टीम दूसरे लीग के मुकाबले की मेजबानी करेगी। ये मुकाबला सैंटियागो बर्नब्यू में 6 मार्च को आयोजित होगा। एस्टन मार्टिन ने 2024 फार्मूला 1 सीजन के लिए अपनी नई कार AMR 24 लॉन्च की। लॉन्स स्ट्रोल का ड्राइवर के रूप में ये टीम के साथ चौथा साल है और उन्होंने सबसे पहले ये कार चलाई। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की सापुरो स्नो फेस्टिवल शूटिंग के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच चर्चा में बने रहते हैं। अब हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह अपने नातिन की शादी को उन्होंने जमकर डांस कर एंजॉय किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त फिटनेस और एक्शन के लिए पॉपुलर विद्युत जामवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें ट्रेन की छत पर खतरनाक स्टंट करते देखा जा सकता है। ये खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। खुद अक्षय कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का नया गाना गल्ला रिलीज हो गया है। कृति सेनन ने इस गाने की टीजर जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। अजय देवगन की आगामी हॉरर फिल्म शैतान के पहले गाने खुशियां बटोर लो का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। हाल ही में निर्माताओं ने एक गाने की पोस्टर साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। पसंदीदा हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के बाद माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में नजर आने वाली हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रही अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर चर्चा में है। जैकलीन ने अब सुकेश पर जेल के अंदर रहते हुए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू कर दी है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। महज 25 करोड़ की लागत में बनी फिल्म हनुमान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। फिल्म ने केवल हिंदी बेल्ट में 50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मिथुन 10 फरवरी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की एक कहानी पर आधारित फिल्म ए वतन मेरे वतन को 21 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म में सारा अली खान बतौर मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भारत की प्रगति में सबसे बड़ा